हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ ऐसे सेक्शंस की आज डिस्कशंस करेंगे। मीन्स कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज तक हमने नहीं देखा। कुछ नए सेक्शंस पिक करेंगे और ये सेक्शंस सीए फाइनल और सीएमए फाइनल एज वेल एज सीएस प्रोफेशनल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अच्छा सर, क्या है इन सेक्शंस में? जब हम लोगों ने बेसिक देखा था अपना पीजीबीपी का, या कह सकते हैं जो भी आज तक हम लोगों ने पीजीबीपी में देखा, इन दोज लेक्चर्स वी कवर्ड ओनली दोज थिंग्स विच आर रेगुलरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट सम सेक्शंस हैव बीन स्किप्ड। कुछ सेक्शंस हमने पीजीबीपी में नहीं पढ़े थे, उनके बारे में हम गो थ्रू नहीं हुए थे। जैसे आपका पहला सेक्शन है 35 CCA। जब भी CCA की बात आएगी, किसकी बात आएगी? सेक्शन 35 CCA। सर, जब आप CCA बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है, एक थॉट क्रिएट होता है और पता चलता है CCA का मतलब होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। हाँ, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस CCA हमने अपना सैलरी चैप्टर में देखा है। तो यहाँ सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस नहीं है, लेकिन इसका उल्टा मतलब है। याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई सिटी का मतलब अर्बन होता है, हाँ, और हम किसकी बात कर रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। अगर कोई एसएससी एक्सपेंड करता है, एक्सपेंडिचर करता है, कोई एक्सपेंडिचर इनकर करता है किसी भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ओके, कौन सा ऐसा प्रोग्राम, तो उसको इस तरह के प्रोग्राम पर किए जाने वाले सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स की डिडक्शन मिलती है। दैट्स इट। वन लाइन सेंटेंस मैंने बताया, इफ एनी एसएससी इज गोइंग टू इनकर एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन द 100% एक्सपेंडिचर देयरऑन will be allowed as a deduction under section 35 CCA. Not city compensatory allowances, but this is just opposite of that, rural development program. Okay, payment to an association or institution having the objective of undertaking programs having the objective यानी उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हो साफ साफ, चाहे वो एसोसिएशन हो चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरटेकिंग प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन, सच पेमेंट मस्ट बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट एनी प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट अप्रूव्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। दैट्स इट। इसके बाद इस सेक्शन में कुछ नहीं बचता। हमने कोई पेमेंट कर दिया रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर, the deduction to which an SSC is entitled on account of payment of any sum made by him to an association or institution। अगर हमने कोई पेमेंट कर दिया रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर और मैंने ये खुद नहीं किया बल्कि एज अ कंट्रीब्यूशन दिया किसी भी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन को जो एंटाइटल था, जिनको प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने अप्रूव किया था रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ द पर्संस। पेमेंट करने के बाद हो गया लोचा, उस अथॉरिटी ने उस एसोसिएशन या उस इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल विड्रॉ कर लिया। अब उस एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन के पास ये पावर नहीं है कि वो इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले पाए, क्योंकि उसका अप्रूवल रिजेक्ट हो गया। और मैंने पेमेंट कर दिया उस एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को, तो क्या मेरा ये खर्च अलाउड होगा मुझे? जी हाँ।
बाद में भले ही पेमेंट करने के बाद भले ही उसका विड्रॉ हो जाए अप्रूवल, हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ढंग से सुनेंगे लास्ट की 3 लाइनें। shall not be denied to the assessee, shall not be denied to me merely on the ground that after payment of such sum, इस पेमेंट को करने के बाद the approval granted to such program or to the association or institution has been withdrawn। बस that is over, that was your section 35A CCA, city compensatory allowances का उल्टा। city का मतलब उल्टा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अगर आप कोई खर्च करते हो, उल्टा क्या आप सीधे बोल सकते हो सिटी कंपनसेटरी। बड़ी सिटी से आपको छोटी सिटी भेजा गया, बड़े शहर से आपको गांव में भेज दिया गया, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट्स इट। आप ऐसे भी बोल सकते हो। याद करने का एक तरीका था, सेक्शन 35 CCA के बाद है सेक्शन 35 CCD। डी मतलब डेवलपमेंट, फिर डी मतलब डेवलपमेंट, फिर कौन सा डेवलपमेंट? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा डेवलपमेंट? CCD, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। CCD मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जब आप देखेंगे तो पहला ही वर्ड मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया है ताकि आपको कभी ये सोचने में दिक्कत ना हो, हु इज द एलिजिबल एसएससी? ओनली द कंपनी एसएससी इज द एलिजिबल एसएससी। Only a company is eligible SSC to get the deduction under section 35 CCD। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में केवल कंपनी को ऐसा डिडक्शन मिल सकता है अगर कोई कंपनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर कोई एक्सपेंडिचर करती है। अगर कोई कंपनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर कोई खर्च करती है ना, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। किस सेक्शन में मिलेगा? सेक्शन 35 CCD। सेक्शन 35 CCA सिटी कंपनसेटरी अलावेंसेस का जस्ट अपोजिट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर अब मत बताइए, रट गया हमें, अब नहीं भूलेंगे कभी। भूलोगे तो ना। सेक्शन 35 CCD, डी मतलब डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के आगे फिर से एक नया डेवलपमेंट, कौन सा? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यहां पर एसएससी कौन है? ओनली अ कंपनी एसएससी, ओनली अ कंपनी एसएससी। अ कंपनी एसएससी कैन गेट कितना? जितना खर्च करेगा ना बाबा ना, 150% का वेटेज डिडक्शन मिलना है। नॉट द 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर मेड ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बट द कंपनी एसएससी विल गेट द 150% वेटेज डिडक्शन of the actually amount incurred on skill development program. Okay, a company SSC can get deduction of 150% of any expenditure except land and building. Underline कर लेंगे, except land and building. I am just talking about each and every type of expenditure, but here specifically excluded these two things, land and building, on any skill development project notified by CBDT, Central Board of Direct Tax। जी हाँ, अब दो चीजें तो हम लोगों ने देख ली, सेक्शन 35 CCA, सेक्शन 35 CCD। ये था आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर और ये था आपका अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर। पक्की बात है ना? चलो अब जो हम सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 42 हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन आज हम इसके आगे का सेक्शन एक देखते हैं, सेक्शन 43A। सर सेक्शंस को हम याद कैसे रखेंगे? थोड़ा धीरे धीरे, जितना पहले बताया, आई डोंट थिंक सो दैट देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू मग अप द सेक्शंस। इट विल मग अप ऑटोमेटिकली, इट इज ऑफ नो यूज टू मग अप इट और क्रैमिंग इट स्पेशली। आप बार बार चीज़ों को सेक्शन वाइज पुकारो, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, सेक्शन 43A, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ट्रीटमेंट ऑफ foreign exchange fluctuation, treatment of foreign exchange fluctuation। सर PGBP में फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन, मैं अब बोलता हूँ, मैंने कोई एसेट परचेज की, कहाँ से परचेज की होगी? बट ऑब्वियस है, या तो इंडिया से या आउटसाइड इंडिया से, या तो इंडिया से या आउटसाइड इंडिया से। मैंने कोई एसेट परचेज की,
अब वो एसेट मैंने परचेस की, चलो मशीनरी, 10,000 डॉलर, 60 रुपये उस दिन एक्सचेंज रेट था, इट मीन्स आई एम नीडेड टू पे रुपीज 6 लाख, आई एम नीडेड टू पे रुपीज 6 lakhs ओनली, इज इट क्लियर? और मैंने अगर कैश पेमेंट कर दिया देन इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम एट ऑल दैट द 100% ऑफ द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड. बट इफ आई हैड टेकन अ लोन and the loan has been taken not in form of Indian currency but it has been taken in form of dollars, loan from bank, 10,000 डॉलर 60 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए का मैंने लोन ले लिया. अब जितने का भी लिया, स्पेसिफिकली द लोन हैज बीन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, अब प्रॉब्लम ये आती है, सर मुझे इसका पेमेंट करना है और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. चलो फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं यू आर वेरी मच एलिजिबल टू गेट द डेप्रिसिएशन एज एट द रेट ऑफ 20%. नाउ द WDV ऑफ द एसेट विल कम डाउन टू रुपीज 4,80,000 एंड दिस इज द ओपनिंग WDV ऑफ द नेक्स्ट ईयर. सर आ गया, आप इसके बारे में बताइए. हमने 2,000 डॉलर का पेमेंट चलो 60 रुपए के हिसाब से ही कर दिया. आप 2,000 ना लें, आप 1,000 डॉलर का ले लें पेमेंट. आपने 1,000 डॉलर का पेमेंट कर दिया, यानी 60,000 हैज बीन पेड. रेस्ट 5,40,000 आर नीडेड टू पे. हाउ मच? सर 5,40,000. गलत मत बोलो, गलत मत बोलो, हमें 5,40,000 नहीं पेमेंट करना. सर आप भी ऐसी बात करते हैं, 6 लाख में से 60,000 चला जाएगा, देन द रेस्ट अमाउंट इज 5,40,000 ना. बेटा मैंने लोन रुपीज में नहीं लिया था. I am needed to pay $9,000 instead of saying that I am needed to pay 5,40,000 in terms of rupees. Try to say that I am needed to pay I am needed to pay $9,000. Okay sir, दोनों में फर्क है क्या? जमीन आसमान का फर्क है. कैसे? अब चलो उधर डेप्रिसिएशन घटेगा, लेकिन जब तक उधर अगले साल का डेप्रिसिएशन जाएगा तब तक हमको यहाँ पर 1,000 डॉलर का और पेमेंट करना है. हमने तो लोन लिया था बेटा 60 रुपए के हिसाब से. जब हम यहाँ पेमेंट करने लगे ना, डॉलर का रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट 62 रुपीज पर डॉलर हो गया. तो इसका मतलब कि मुझे 62,000 पे करना है. सर आप भी ऐसी कैसे बात करते हैं, इसमें तो शामिल केवल 60,000 है. मैं यही तो बात बोलने जा रहा हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का फर्क कहाँ पड़ता है. स्पेसिफिकली द लोन हैज बीन टेकन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट, एंड राइट नाउ वी आर पेइंग द अमाउंट ऑफ लोन in excess of that amount whatever we have taken in terms of rupees. हम उस रुपीज की वैल्यू में लोन को उस अमाउंट से ज्यादा पे करने जा रहे हैं जो हमने एक्चुअल में लिया था. और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन आ गया. तो सर कितने रुपए का नुकसान हुआ? बेटा 2,000. यहां पर 2,000 शामिल नहीं है. नहीं है सर. तो पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ फॉरेक्स फ्लक्चुएशन इसमें शामिल कर लेते हैं 2,000. जब ये यहाँ आया था तो ये यहाँ आया, जब ये यहाँ आएगा तो ये भी यहाँ आ जाएगा ना. एक डेबिट करते हैं और एक क्रेडिट करते हैं ना. सर क्या हम इसको पीएल में नहीं ले जा सकते? ना, इसको आप पीएल में नहीं ले जा सकते. सर किसको हम पीएल में ले जा सकते हैं वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा. पहले तो बोलो हाँ सर समझ में आ गया. बोल दिया ना, हाँ समझ में आ गया. मान लो ठीक. अच्छा, अब आप अपना 482 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन फ्यूचर एंड दैट विल कम डाउन टू $8,000 एज एट द रेट ऑफ 60. देखिए ना, पहले भी हमारा 480 बचना चाहिए था. सर बिल्कुल सही जवाब है ना, 480 के हिसाब से हमारा बचा. और फर्दर विल प्रोसीड इन द सेम वे, वॉट एवर द चेंजेस विल बी देयर इन फ्यूचर. अब डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन 4,82,000 नॉट ऑन 4,80,000 बिकॉज ड्यू टू द चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स देयर इज अ लॉस ऑफ ₹2,000. और ये लॉस हमारा पीएल में नहीं जाएगा, ये लॉस हमारा जाएगा तो केवल और केवल इट विल बी एडेड इन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट. इट विल इंक्रीज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट. चलिए सर, तो सर रेवेन्यू नेचर का कुछ नहीं होगा, बता देते हैं. अगर
आप कुछ सामान खरीदते हो रेवेन्यू नेचर का, यानी माल परचेस किया या माल बेचा फॉरेन में, या तो विदेश से फॉरेन से इंपोर्ट किया गुड्स या तो फॉरेन में एक्सपोर्ट किया गुड्स, और आपको पैसा मिलना है या जाना है, द अमाउंट विच इज टू बी रिसीवेबल और विच इज टू बी पेबल इज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जाहिर सी बात है वहां पर भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, क्योंकि क्रेडिट पे माल खरीदा और बेचा गया था। हाँ, उधार माल बेचा और खरीदा गया था। तो इन फ्यूचर द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी विल बी रिसीव्ड और विल बी पेबल, विल बी पेड। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट इन दिस कंडीशन, इन द सेम वे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स से लेते समय और क्रेडिटर्स को पे करते समय, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस आते हैं तो या तो वो मेरा प्रॉफिट होगा या तो मेरा लॉस होगा। इफ इट विल बी प्रॉफिट, अगर ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो ट्राई टू क्रेडिट इट इन योर पीएल अकाउंट। अगर लॉस हो जाता है तो ट्राई टू डेबिट इट इन योर पीएल अकाउंट। यू कैन गेट द डिडक्शन देयर ऑफ, इफ देयर इज एन इनकम यू विल बी चार्ज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन दैट। आपकी वो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी, आपका वो लॉस होगा अंडर द हेड पीजीबीपी एंड इट विल बी 100% डिडक्टेबल एट ऑल। इज इट ओके सर? प्रॉब्लम तो उस समय आएगी जब हम इसके बारे में मैंने बोल दिया एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, बट जब हम मर्केंटाइल सिस्टम पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो एक्रिवल सिस्टम पर यानी ड्यू बेसिस पर आप अपना प्रॉफिट और ड्यू बेसिस पर आप अपना लॉस जनरेट कर लेते हैं। द सिस्टम इज सेम। आपने भले पेमेंट नहीं किया या करना है, बट नाउ इट इज 100% श्योर दैट द प्रॉफिट वुड बी देयर, ट्राई टू क्रेडिट इट इन योर पीएल अकाउंट। इफ देयर इज अ लॉस देन ट्राई टू डेबिट इट इन योर पीएल अकाउंट, मींस यू कैन गेट द 100% डिडक्शन thereof. But if you are just going to maintain your books of account on the basis of the cash system of accounting, then you have to treat it as your income on the basis of actual receipt, or you'll have to treat the loss at the time of actual payment. If you are not maintaining your books of account on mercantile system, means you are maintaining your books of account on cash system of accounting, then you have to treat the foreign exchange fluctuation income at that time when you will actually receive the amount of those trading. You will have to show those losses in your PL account on in that condition when you are just actually paying thereof the sum. आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि जब हम पेमेंट करेंगे तो जब प्रॉफिट या लॉस होगा, या पेमेंट लेंगे तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसी समय ट्रीट किया जाएगा, नहीं बोल सकते आप प्रॉफिट उस समय दिखाएंगे अगर आप अपना मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं तो ड्यू बेसिस पर प्रॉफिट, ड्यू बेसिस पर लॉस। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर अपना प्रॉफिट बुक्स मेंटेन करते हैं, रिसीट बेसिस पर, एक्चुअल रिसीट बेसिस पर प्रॉफिट एंड एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर लॉस। इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं सेक्शन 43A कंप्लीट हो चुका, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, केवल अब पढ़ते चले जाना है। हाँ, इसमें अब आपको एक लिस्ट में समझाऊंगा आखिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का फर्क किन किन एसेट पर और किन किन सेक्शंस में कहाँ कहाँ होता है। आप लोगों ने पीजीबीपी कंप्लीट पढ़ लिया है, बेस पूरा आपके हाथ में है, हाथ में है, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ एक्चुअल कॉस्ट की, कहाँ कहाँ एसेट एक्विजिशन की बात करी थी। द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट वेयर एन एसएससी हैज एक्वायर्ड एनी एसेट, पक्की बात है, from a foreign country for the purpose of his business or profession and due to a change thereafter in the exchange rate of the two currencies involved, there is an increase or decrease in the liability of the SSE at the time of making the payment. जरूरी नहीं कि मैंने लोन लिया हो, उधार मशीन खरीदी, then there automatically creates a liability which is to be required to pay to the supplier of the machine. अच्छा, पक्की बात है। And due to a change thereafter in the exchange rate of the two currencies involved, the SSE at the time of making of the payment,
द फॉलोइंग वैल्यू में बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इन सच लायबिलिटी। आप इस वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं, आप इस वैल्यू को घटा भी सकते हैं। नहीं मैंने बढ़ाया तो बढ़ा ही देना, प्रॉफिट हो गया तो घटा भी सकते हो। इज इट क्लियर? द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट अंडर सेक्शन 43(1). यस 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 सर, 43(1) एक्चुअल कॉस्ट के बारे में आपने एक्सप्लेनेशंस बताए थे, एक्सप्लेनेशंस बताया था। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1), साइंटिफिक रिसर्च एक्सप्लेनेशन 2 टू 43(1), गिफ्ट विल एक्सप्लेनेशन 3 टू 43(1), एसेट एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग हायर डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ इवेजन ऑफ द टैक्स, याद आया होगा। थर्ड तो एक्चुअल कॉस्ट याद आया। सेकंड, साइंटिफिक रिसर्च पर अगर मैंने कोई एसेट खरीदी है, हो सकता है एसेट खरीदते हैं साइंटिफिक रिसर्च में, हमने पूरे पीजीबीपी में कहाँ एसेट खरीदी सर, वो तो डेप्रिसिएशन के समय एक्चुअल कॉस्ट जब पढ़ रहे थे ना तो वहाँ पर था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहला तो नॉर्मल था, दूसरा हमने बताया था साइंटिफिक रिसर्च के समय हम लोग एसेट खरीदते हैं। अरे फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर करते समय अगर हमने कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है तो उस समय हम लोग एसेट खरीदते हैं। हाँ सर, पेटेंट एंड कॉपीराइट को एक्वायर करते समय जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, द अमाउंट अराइव्ड एट आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट शैल बी टेकन एज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट एज द केस में बी। ठीक, बता दिया। Where the SSE has entered, इसको भी जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस ऑन रेवेन्यू अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस ऑन रेवेन्यू अकाउंट। इन केस ऑफ गेन टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, इन केस ऑफ लॉस डिडक्टेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इफ यू आर मेंटेनिंग आवर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन मर्केंटाइल सिस्टम, then on accrual system, on accrual basis we have to treat the profit or loss according thereof. If we are just maintaining our books of account on cash system, on actual receipt of payment we have to show our profit or loss. That's it. That was the completion of your section 43A. अभी तक हम लोगों ने 3 सेक्शन देख लिए। सेक्शन 35C CA सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस का जस्ट रिवर्स था, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेक्शन 35C CD डी मतलब डेवलपमेंट। अब कौन सा डेवलपमेंट बेटा? स्किल का डेवलपमेंट, किल का डेवलपमेंट नहीं, स्किल का डेवलपमेंट। न्यूज़ आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में किल डेवलपमेंट के बारे में बताया, आधा से छूट गया था। ठीक है ना, चलें भाई। और अभी हम लोगों ने जो देखा दैट वाज सेक्शन 43A। अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन 43C। अच्छा सेक्शन है, कई जगहों पर काम आएगा आपको। बेसिकली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन टोटालिटी, यू कैन से फॉर द पर्पज ऑफ knowing the cost of acquisition in totality, knowing the cost of acquisition for the purpose of knowing the actual cost, you can say not actual cost really but cost of acquisition। कब? सेक्शन 43C कहता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड। जब हम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो वहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो समझ में आता है, वहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहता है। आपने बेस में देखा होगा आज तक, पिछली पढ़ाई के हिसाब से आपको मालूम होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नॉर्मली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वर्ड इज टू बी यूज्ड इन द केस ऑफ कैपिटल गेन। When a capital asset is to be transferred, then we have to deduct the amount of cost of acquisition. Is it okay na? Now we are just treating those type of assets which are to be received by us, not as a capital asset, but those assets are acquired by me as a stock in trade. अच्छा, हम कोई जमीन खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं और मेरा पर्पज है बिल्डिंग को बेचना, तो बिल्डिंग मेरे लिए स्टॉक है। Now what would be the cost of acquisition thereof? मैं अपने पीजीबीपी में पीएल के अकाउंट के डेबिट में परचेज कॉस्ट कितनी लिखूं? प्रॉब्लम आई? हम उन्हीं तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जब आपको गिफ्ट में कोई एसेट मिलती है और आप उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखते हो, विल में कोई एसेट मिलती है आप उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखते हो, एमलगमेशन में कोई एसेट मिलती है आप उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखते हो, और एचयूएफ के पार्टीशन में अगर आपको कोई एसेट मिलती है आप उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखते हो, इर्रिवोकेबल ट्रस्ट में कोई एसेट मिलती है आप उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड मिलती हो। तो गिफ्ट विल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, हाँ या ना? हाँ, गिफ्ट विल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, इर्रिवोकेबल ट्रस्ट एंड एमलगमेशन। तो एमलगमेशन के केस में मैं फिर से पढ़ता हूं हेडिंग, स्पेशल 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 व्हाट प्रोविजंस।
special provision for what? For computation of cost of acquisition. Here cost of acquisition, cause we are just going to buy an asset, not as an asset, but we are going to held it as a stock in trade. हम उस एसेट को स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड करेंगे, ना कि एसेट की तरह हेल्ड करेंगे. अगर एसेट की तरह हेल्ड करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा कैपिटल गेन चैप्टर में, वहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब है, वी हैव टू कंसिडर दैट. लेकिन अगर उसी एसेट को हम एज ए स्टॉक इन ट्रेड लेते हैं तो वी हैव टू डिपेंड अपॉन द सेक्शन 43C. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज एमलगमेशन. इफ यू आर जस्ट गोइंग टू गेट द एसेट under the scheme of amalgamation from the amalgamating company, I am amalgamated company, the other one amalgamating company is going to transfer its asset to me. I am amalgamated company, I am just going to get the asset as a stock in trade. तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मेरे लिए उसमें एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को ऐड करना पड़ेगा. जी हाँ. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जरा देखो, सेल कंसीडरेशन में से क्या क्या डिडक्ट करते थे सर. हम लोग ना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में कैपिटल गेन में जो आज तक हम लोग को मालूम है, या सेल कंसीडरेशन में या ट्रांसफर में से हम लोग माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफर एक्सपेंसेस. तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये तीनों मिला करके आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा यहाँ पर एज ए स्टॉक इन ट्रेड अगर आप हेल्ड करते हैं तो. जी हाँ. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमलगमेशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, गिफ्ट के केस में या विल के केस में तो सर वहाँ पर हम लोग ना लेते थे, जहाँ तक हमें याद है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर. वही चीज़ हम यहाँ पर भी ले रहे हैं, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले लो ना. ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब विल को बनाने का जो एक्सपेंसेस हो, या गिफ्ट रिसीविंग करने पर जो डीड वगैरह बनती है वो एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर. वहाँ से यहाँ तक एसेट आने में जो हमको खर्च करना पड़ा, चाहे विल के थ्रू आई चाहे गिफ्ट के थ्रू आई, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी मीट आउट बाय मी, दैट विल बी एडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट ना, विच इज टू बी हेल्ड बाय मी एज ए स्टॉक इन ट्रेड. यस, बिल्कुल सही है. तो आपको गिफ्ट भी हो गया, विल भी हो गया, partition of HUF, same cost of acquisition to the before cost of acquisition to the HUF plus cost of improvement plus expenses on the partition of HUF. ठीक है. बचा क्या? Irrevocable trust. The same thing will be repeated over here. Cost to the previous owner plus cost of improvement plus expenses on creation of trust. हो गया खत्म. तो अगर हमसे अब कोई पूछे 43A क्या है तो मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. अगर हमसे पूछे 43C क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस इफ द एसेट्स आर एक्वायर्ड टू हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड. तो सर हमें 43A तैयार हो गया, 43C तैयार हो गया, 35CCA तैयार हो गया, 35CCD तैयार हो गया. अब आप कौन सा सेक्शन पिक करने जा रहे हैं? अब हम लोग सेक्शन 43C के थोड़ा आगे, 43C के थोड़ा आगे, आगे मतलब A, 43CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट. ठीक है ना. तो हम लोग सेक्शन 43CA पिक करने जा रहे हैं. सर कुछ कुछ CC आता है ना तो दिमाग में C चला जाता है. 50C एक सेक्शन देखा होगा आपने कैपिटल गेन में. नहीं सर, अभी तक तो हम लोगों ने कैपिटल गेन टच भी नहीं किया. और बिल्कुल आप वहाँ मत जाइए, उन चीज़ों को बिल्कुल याद मत दिलाइए जो हमारी पुरानी भूली बिसरी यादें हैं जो हम लोगों ने अपने बेस में पढ़ रखी हैं. कोई दिक्कत नहीं. सेक्शन 43CA बेसिकली तब समझ में आएगा जब आप कैपिटल गेन का सेक्शन 50C देखेंगे. मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया लाइक सेक्शन 50C ऑफ द कैपिटल गेन. जब आप कैपिटल गेन का सेक्शन 50C देखेंगे, जब आप कैपिटल गेन का सेक्शन 50C देखेंगे ये, तो आपको PGBP का सेक्शन 43CA अपने आप समझ में आएगा. तो चलो मैं थोड़ा सा हिंट वहाँ दे देता हूँ. 43CA में ना जाकर मैं पहले सेक्शन 50C में चला जाता हूं. होता क्या है, 5 मिनट की पहले स्टोरी समझ लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा ही कन्वीनियंट होगा अपने सेक्शन 50C एंड एज वेल एज 43CA को समझना.
और 43 CA फिर 1 मिनट लेगा, हार्डली इट विल टेक 1 to 2 minutes टू गेट इट कंप्लीट। ओके सर, आप हमें आराम से समझाइए, हम टाइम देने को तैयार हैं आपको। मेरे पास जमीन है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास बिल्डिंग है ना, डायलॉग था ना अमिताभ बच्चन का, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास कार है, मेरे पास बिल्डिंग है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेक्शन 50C है। अगर मेरे पास कोई ज़मीन है या बिल्डिंग है या दोनों है और मैं उसको ट्रांसफ़र करता हूँ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी 10 लाख की एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है उसको ट्रांसफ़र करता है 20 लाख में। सरकार को नुकसान होगा जिस चीज़ पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू या स्टैंप ड्यूटी मिलनी चाहिए या रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए थी 50 लाख पर, अब वो मिलेगी 20 लाख पर, गवर्नमेंट को घाटा हो गया। दूसरा, वाई कहता है कि मेरे पास तो इतना वाइट मनी है नहीं, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी, आई जस्ट वांट टू यूज दैट। व्हेन he'll try to pay rupees 30 lakh as a black money and 20 lakh he'll pay under the white money। दोनों का काम आसान हो गया। एक तो इसको ज़्यादा पूछताछ के दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा, दूसरा इसको भी अपने यहाँ कैपिटल गेन का लॉस दिखाने में मज़ा आएगा। अगर दिखा सकता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंसेस बढ़ा करके लॉस दिखाएगा तो कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा। दूसरा, रजिस्ट्री फीस बचा लिया, सबका फायदा हो रहा है, दोनों एसएससीज का फायदा हो रहा है सिवाय एक के गवर्नमेंट का नुकसान। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ट्रांजैक्शंस को पकड़ा और गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई एसएससी अपनी लैंड या बिल्डिंग या दोनों को ट्रांसफर करता है और वो ट्रांसफर करता है स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी की वैल्यूएशन अमाउंट से कम पर, ओके, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी होती है क्या? हाँ, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी होती है जो भले ही फेयर मार्केट वैल्यू तक ना पहुंच पाए लेकिन अपनी सर्किल रेट को तो बता देती है, ठीक है, यानी आप सर्किल रेट की बात करते हैं। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो वैल्यू डिटरमाइन की है, अगर कोई एसएससी उस वैल्यू से कम दाम पर अपनी जमीन बिल्डिंग या दोनों को ट्रांसफर करता है, कैसे कर सकता है सर? क्यों कोई करेगा? अपनी नॉर्मल केस में देखा जाए, मैं ही हूं, अगर मैं अपनी जमीन बेच रहा हूं, बिल्डिंग बेच रहा हूं, दोनों बेच रहा हूं, क्यों मैं मार्केट के कम दाम से बेचूंगा? आई विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट द मार्केट वैल्यू ना। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। इफ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू वैल्यूएट इट बिलो द मार्केट वैल्यू, it means I am just going to evade the tax, I am trying to evade the tax। मेरी प्लानिंग चल रही है टैक्स की चोरी करना दोनों पार्टीज के बीच में। सर समझ गए? बेसिकली सेक्शन 50C ये बोलता है कि अगर कोई एसएससी 10 लाख की चीज़ 20 लाख में बेचता है, भले ही उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख की हो, अब मैं इसको स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बोल देता हूँ, मार्केट वैल्यू ना बोलो। यानी गवर्नमेंट ने एक रेट तय किया हुआ है, आप उस रेट से कम दाम पर अपना माल बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा हम बीच में आ जाएंगे, हम इसके लिए सेल वैल्यू ऑफ 20 लाख नहीं मानेंगे। नाउ द कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द सेल कंसिडरेशन एट 50 lakhs, बाय यूजिंग द सेल कंसिडरेशन एट 50 lakhs। यानी मिस्टर एक्स के ऊपर जो कैपिटल गेन चार्ज होगा ना, वो 50 लाख की सेल वैल्यू माइनस 10 लाख की कॉस्ट। अब ये चाह करके भी टैक्स चोरी नहीं कर सकता क्योंकि इसको मालूम है कम से कम हमें इतने पर तो कैपिटल गेन देना है। अच्छा, एक चीज तो ये क्लियर है, लेकिन ये वो तो तब उस केस में था, ये तो उस केस में था जहां पर चोरी होने की पॉसिबिलिटी थी। ये कहता है मैंने तो अब 20 लाख में खरीदा, सरकार को 50 पर टैक्स मिल गया ना, तूने 20 पर खरीदा, दिखाना 20 लाख पे, ठीक। लेकिन ढंग से सुनना मेरी बात। अब आते हैं हम वापस अपने पीजीबीपी चैप्टर पे, ज्यादा कैपिटल गेन में ना दौड़ करके वापस आते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
ठीक। तो मैंने बताया सेम वही टाइप का सिस्टम हमारा सेक्शन 43 CA भी बोलता है, जैसा 50C ने बोला ना, सेम वही चीज। इसने इसको कैपिटल एसेट की तरह बेचा हो, इसने इसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह बेचा हो, हमें लेना देना नहीं। इसने अपना स्टॉक ट्रांसफर किया, इसने अपना स्टॉक, अगर ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता इसको तो कैपिटल गेन हेड में जाता, सेक्शन 50C में अमेंडमेंट आई, 50 लाख रुपए आ जाता सेल वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन पीजीबीपी में मींस अगर ये कैपिटल एसेट ने ट्रांसफर करके क्या ट्रांसफर कर रहा है, स्टॉक इन ट्रेड। इसके लिए कैपिटल एसेट है या इसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। अगर कैपिटल एसेट मिस्टर वाई को ट्रांसफर होता है या तो कैपिटल एसेट की तरह या तो स्टॉक इन ट्रेड की तरह, और 50 लाख की चीज 20 लाख में इसको मिलती है, तो कहा गया इसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख होगा, सेक्शन 50C है। लेकिन ऐसा भी तो सेक्शन बने कि अगर स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, चाहे कैपिटल एसेट चाहे स्टॉक इन ट्रेड, तो इस केस में क्या हो, क्योंकि ये तो कैपिटल गेन में जाएगा नहीं तो 50C लगेगा नहीं, तो यहां क्या लगेगा, यहां पीजीबीपी लगेगा। तो क्या यहां कोई सेक्शन ना हो? कौन सा सेक्शन हो? 43CA। क्लियर है? अगर कोई कैपिटल एसेट अगर सेल की जाती है, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो या दोनों हो, स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की एसेस्ड वैल्यू में या अडॉप्टेड वैल्यू से कम वैल्यू पर, स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की अडॉप्टेड वैल्यू या एसेसिबल वैल्यू से कम वैल्यू पर, तो वहां तो हमारा सेक्शन 50C लग जाता है अगर ये हेल्ड किया हुआ था एज अ कैपिटल एसेट। लेकिन अगर इसे ट्रांसफरर ने कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड ना करते हुए स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड करके ट्रांसफर किया है, तो अब वो बच नहीं सकता कि हम तो कैपिटल गेन में जाते नहीं हैं। तो बेटा अब नहीं बचेगा, क्योंकि उसका स्टॉक इन ट्रेड अगर सेल होता है कम दाम पर, अब चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो या दोनों हो, किस सेक्शन के हिसाब से? 43C है। सेम अमेंडमेंट कि अगर कोई ट्रांसफरर अपनी लैंड, बिल्डिंग या दोनों को स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू से कम पर ट्रांसफर करता है, तो उसके लिए सेल वैल्यू या फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या उसकी सेल प्राइस हम स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू को मान लेंगे। लेकिन नहीं मानेंगे, ये भी सेम 50C की तरह है, लेकिन मैं यहाँ आज आपको बता दे रहा हूँ, जब 50C पढ़ोगे तो उस समय फिर यही चीज़ बताऊंगा। लेकिन नहीं मानेंगे, कब नहीं मानेंगे? इन दो कंडीशंस में। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएं, अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाएं, तो हम 50 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या सेल प्राइस नहीं मानेंगे 43CA में, हम 20 लाख को ही मानेंगे सेल कंसीडरेशन। कब? ये दो कंडीशन दी हैं। वेयर द एसएससी क्लेम्स यानी ट्रांसफरर क्लेम्स बिफोर एनी असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर के सामने अपना ये दावा करता है दैट द वैल्यू अडॉप्टेड, जो हमने वैल्यू ली है ना 20 लाख रुपए, दैट इज ओके। जिस दिन मैंने ऐसी एसेट बेची, एसेट का मतलब यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड, जो मैंने ऐसा बेचा, स्टॉक इन ट्रेड में क्या आएगा? लैंड, बिल्डिंग या दोनों। अगर एसएससी ये दावा करता है कि जिस दिन मैंने ऐसा स्टॉक इन ट्रेड बेचा था, उस दिन सही में, कसम खाकर बोलता हूँ, उस दिन सही में मार्केट वैल्यू थी ना वो कम थी, वो सही दाम था जो मैंने लिया है, उसमें मैंने कोई 3-5 नहीं किया। अगर ऐसा दावा करता है तो पहली चीज। दूसरी चीज, द वैल्यूज अडॉप्टेड, जो ऐसी अडॉप्टेड वैल्यू है जो 50 लाख है, उसके अगेंस्ट कहीं कोई अपील नहीं है, वो कहीं से डिस्प्यूटेड केस नहीं है। अगर ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाती है, पहली कंडीशन एओ को सेटिस्फाई करना कि वॉट एवर द वैल्यू हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रांसफरी इज जेन्युइन वन, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इन ट्रेड बीइंग अ लैंड, बिल्डिंग और बोथ वाज रिप्रेजेंट देयर फेयर मार्केट वैल्यू। The second thing कि the value so adopted ₹50 lakhs has no any dispute, no any appeal is pending against that stamped valuation authority.
द वैल्यू सो अडॉप्टेड और assessed or accessible by such authority has not been disputed in any appeal, revision or no any reference has been made before any authority, court or high court or supreme court, whatever the thing is. Clear? तो 20 लाख को ही हम कंसिडर कर लेंगे. इज इट ओके नाउ? 43 समझ में आया, 43CA भी समझ में आ गया. तो हम लोगों ने देखा सेक्शन 35CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस का उल्टा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर किए जाने वाला खर्चा. सेक्शन 35CCD, डी मतलब डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर कोई कंपनी खर्च करती है तो 150% का वेटेज डिडक्शन मिलेगा. सेक्शन 43C एंड सेक्शन 43A, शायद 43A भी हम लोगों ने देखा था. जी हाँ, 43A फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन समझ में आ गया था. सेक्शन 43C सर्टेन केसेस में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं, चाहे अमलगमेशन हो, चाहे गिफ्ट हो, चाहे विल हो, चाहे पार्टीशन हो, चाहे इर्रिवोकेबल ट्रस्ट हो. और मैंने बताया सेक्शन 43CA जस्ट लाइक योर सेक्शन 50C यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन केस ऑफ any stock in trade being a land, building or plant and machine, land, building or both, land or building or both has been transferred as a capital asset as a stock in trade. चाहे आप ट्रांसफर एज अ कैपिटल एसेट ट्रांसफर करो, चाहे स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रांसफरर के लिए ये स्टॉक इन ट्रेड था तो उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की अडॉप्टेड वैल्यू एटलीस्ट. चले अब आते हैं सेक्शन 43D की बात करते हैं. 43C हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 43CA हो गया सेक्शन 50C की तरह. सेक्शन 43D क्या है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब उसमें कोऑपरेटिव बैंक हों, बैंक्स हों, नेशनल हाउसिंग बैंक की ऑथराइज्ड बैंक हों, एसएससीज जो है, इनके कुछ बैड एंड डाउटफुल डेट्स होते हैं. क्या होते हैं? बैड एंड डाउटफुल डेट्स. तो ये उन बैड एंड डाउटफुल डेट्स मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लोन्स. एक बैंक ने मुझे लोन दिया, मैं उसके लिए हो गया डेटर, उसकी बैलेंस शीट में, बैंक की बैलेंस शीट में एज अ डेटर की तरह मैं प्रेजेंट किया जाऊंगा. बैंक की बैलेंस शीट में मैं एज अ डेटर, क्योंकि बैंक विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम मी. Now, I'll be treated as an asset in the books of the bank and the bank will be treated as a liability in mine books. I'm just talking about the bank. बैंक एसएससी है और बैंक की बुक्स में मेरा नाम चढ़ा हुआ है एज अ डेटर कि बैंक हमसे पैसा लेगा क्योंकि उसने हमको एडवांस दिया था, लोन दिया था. और उसके लिए एक सेल है, लोन देना उसके लिए सेल है. जिस तरह हम अपना सामान बेचते हैं, मैंने ये पेन बेचने का काम करता हूँ तो मेरे लिए जिस तरह पेन बेचने का काम है, उसी तरह बैंक के लिए लोन देना एक सेल होती है और उस सेल से वो कमाते हैं. बट ऑब्वियस है द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इज इंटरेस्ट. अब कुछ बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो गए. उन बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जब तुम लोगों ने बैंकिंग ऑडिट पढ़ी होगी या बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो तुम लोगों ने एनपीए के बारे में पढ़ा होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, लॉस एसेट्स देखा होगा. 1 साल का केस, 1 से 3 साल का केस, 3 साल से अधिक का केस, वो सब देखा होगा. प्रोविज़न बनाते थे, हम उसी की बात कर रहे हैं. अगर किसी बैंक ने कोई प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स था बैंक का, क्या था, और उस बैड एंड डाउटफुल डेट्स पर बैंक ने कोई इंटरेस्ट कमाया, तो वो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा? सर पीजीबीपी में मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन कब? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ दैट इंटरेस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल. तो जब आप लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो वहाँ पर साफ साफ बताया गया होगा कि जब कोई प्रोविज़न हो, कोई बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो जाता है तो उसके इंटरेस्ट को हम इनकम नहीं मानते. दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड नॉट टू द पीएल अकाउंट. पीएल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होता क्योंकि जब उसका मूल बाकी है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहा तो इंटरेस्ट कहाँ से देगा सामने वाला? बात तो सही है सर. जब सामने वाला अपना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहा तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि वो सूद दे देगा, यानी ब्याज दे देगा, यानी कि इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगा? तो हम उस इंटरेस्ट के पोर्शन को जो ऐसे बैड एंड डाउटफुल डेट्स पर इंटरेस्ट होता है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू डायरेक्टली इन आवर पीएल अकाउंट, वी ट्रांसफर इट इन आवर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट.
और उस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से हम उतना इंटरेस्ट जितना रिकवर हो जाता है एक्चुअल में, AS 9 के हिसाब से भी AS 9 कहता है इफ एनी इनकम इज डाउटफुल, इफ एनी इनकम has consist of non-recovery of any income, then in that case we should not try to treat it as your income until or unless you are not going to receive actually, यानी तब तक हम उस इनकम को पोस्टपोन कर देते हैं जब तक कि एक्चुअल में वो इनकम हमारे अकाउंट में आ ना जाए। कहने का मतलब है इसी तरह बैंक में अगर बैंक ने हमें लोन दिया है और मैं कोई डाउटफुल केस बन गया तो मैं प्रिंसिपल तो अमाउंट दे नहीं रहा हूं, तो इंटरेस्ट वो इनकम कैसे दिखा दे, तो इंटरेस्ट को एक अलग अकाउंट में शो करते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। हाँ, जब हमसे उनको रिकवर हो जाए तो वो इंटरेस्ट सस्पेंस से निकाल करके पीएल में क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब ये कि बैंक को वो पैसा मिल गया माना जाएगा जब या तो बैंक मेरे वाले इंटरेस्ट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट दिखा दे, ना कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। कहां क्रेडिट दिखा दे? पीएल अकाउंट में क्रेडिट दिखा दे। तो इसका मतलब बैंक को पैसा मिल गया। नाउ बैंक इज 100% सेटिस्फाइड और बैंक हैज बीन 100% कंफर्म दैट द अमाउंट विल एक्चुअली रिसीव्ड और अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। तभी तो बैंक ने मुझे अपने खाते में क्रेडिट किया। अब तक ना मिलने का गम था तो बैंक हमारे अकाउंट का जो पैसा था, चाहे वो बेसिक था चाहे वो इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ले जा रहे थे इंटरेस्ट को। लेकिन अब अगर वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, मेरे अकाउंट से मान लेते हैं कि मुझसे वो पैसा उनको मिल गया है और मेरे इंटरेस्ट अमाउंट को उन्होंने अपने पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब नाउ दे आर 100% श्योर। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां तो उनको एक्चुअल में कैश मिल जाए हमसे। इन दोनों में से जो पहले हो, अगर बैंक ने अपनी बुक्स में मुझे क्रेडिट दिखा दिया कि हाँ पैसा मिल गया, इस बंदे से पैसा मिल गया, या मेरे अकाउंट को उसने दिखा दिया कि हाँ रिकवर हो गया चाहे किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब वो अपने खाते में क्रेडिट कर देगा पीएल में। और जब क्रेडिट कर देगा तो इसका मतलब बैंक 100% श्योर है, उस समय हमारे ऊपर टैक्स लग जाएगा, बैंक के ऊपर टैक्स लग जाएगा। और अगर नहीं तो जिस समय उसने मेरे अकाउंट का पैसा इंटरेस्ट अपनी बुक्स में रियलाइज कर लिया एक्चुअल में, दोनों में से जो पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, ढंग से सुनेंगे। सेम यही कहानी है। इन द केस ऑफ अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ शेड्यूल्ड बैंक और अ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और अ कोऑपरेटिव बैंक और अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, अ पब्लिक कंपनी, नॉट अ बैंक बट यस working as a bank, registered with National Housing Bank, the income by way of interest on bad and doubtful debts as may be prescribed having regard to the guidelines issued by the RBI in relation to such debts shall be chargeable to tax in the previous year in which it is credited to the PL account or in the previous year in which it is actually received, whichever is earlier. Clear है? तो 43D भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। D मतलब डाउटफुल केस। 43D भी हमारा कंप्लीट हो गया। दैट वाज योर डाउटफुल केस, नॉट द डेवलपमेंट केस। सेक्शन 35CCA रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेक्शन 35CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 150%, सेक्शन 43A और 43, सेक्शन 43 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस बताए थे, हाँ या ना। सेक्शन 43A फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बताए थे, सेक्शन 43C कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस बताए थे, सेक्शन 43CA लाइक योर सेक्शन 50C, सेक्शन 43D डाउटफुल केस के बारे में था, सेक्शन 44 इंश्योरेंस बिजनेस। 3 लाइनें हैं, मैं केवल सिंपली इसको पढ़ लूँगा, आपको शेड्यूल देख लेना है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे जब हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस मैनुअल, तब गाइडेंस नोट। द पीएल अकाउंट, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, किसी भी इंश्योरेंस बिजनेस का जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, जानते हो कैसे कैलकुलेट करते हो? एक सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 115BA 115BA, बात की बात है। द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग एनी सच बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी
computed in accordance with the rules contained in the first schedule of the Income Tax Act 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के शेड्यूल फर्स्ट के हिसाब से जो हमारा कैलकुलेशन का तरीका दिया हुआ है ना, उसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। शेड्यूल फर्स्ट के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के शेड्यूल फर्स्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के शेड्यूल फर्स्ट में जो तरीका दिया हुआ है, उसी हिसाब से इंश्योरेंस बिजनेस के टैक्स का इनकम का कैलकुलेशन होता है। क्लियर? अब जो हम सेक्शंस देखने जा रहे हैं, एक नहीं कई सेक्शंस एक साथ देखेंगे। आप अपने सामने वो सारे चाहे तो नोट सामने बैठा लें। अब हम लोग जो सेक्शंस देखेंगे कुल मिलाकर देखें, 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, 44DA, इतने सेक्शंस हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तैयार हो? अब हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले दो सेक्शंस पिक करेंगे। मालूम है दो सेक्शन कौन से हैं? वो दो सेक्शंस हैं सेक्शन 44B एंड 44BBA। ओके, सेक्शन 44B एंड सेक्शन 44BBA, कहानी दोनों की एक जैसी, कहानी दोनों की एक जैसी। क्या है ये स्टोरी, जरा देखा जाए। 44B शिपिंग बिजनेस के लिए लगता है, ओके, और 44BBA एयरलाइंस बिजनेस के लिए लगता है। सेक्शन 44B अप्लाई होता है शिपिंग बिजनेस के लिए, सेक्शन 44BBA अप्लाई होता है एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए। और ये दोनों सेक्शंस में एसएससी एक जैसे हैं। मैंने बीच में एक सेक्शन आपका छोड़ दिया सर, वो सेक्शन आप छोड़ रहे हैं सेक्शन 44BB। हमने आपका एक सेक्शन बीच में स्किप कर दिया, इस सेक्शन को हम रेड करेंगे सेक्शन 42। मैंने कहा ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 42 की स्टडी करेंगे शिपिंग बिजनेस की, और आराम से देखेंगे, मजा आएगा। तो हम ये दोनों सेक्शंस उसी समय कवर करेंगे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या हैं ये दो सेक्शंस, 44B एंड 44BBA? अगर हम बात करें शिपिंग बिजनेस की, अगर हम बात करते हैं शिपिंग बिजनेस की, इसका एसएससी, 44BB का एसएससी और 44BBA का एसएससी, इन तीनों का एसएससी एक है, नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। यानी इन तीन सेक्शंस के एसएससी एक जैसे, नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, नॉन रेसिडेंट कोई भी एसएससी हो जिसमें शामिल है फॉरेन कंपनी। अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, नॉन रेसिडेंट यानी इंडिया से जिसका कोई मतलब, कम मतलब रहता है, और अगर नॉन रेसिडेंट है तो जाहिर सी बात है तू यहां से जा रहा है तो जाते जाते टैक्स दे जा। कैलकुलेशन के लिए हम तेरे को बैठाएंगे नहीं, कैलकुलेशन के लिए हम तेरे को बैठाएंगे नहीं। ऐसा हम लोगों ने सेक्शन 172 में बेसिक में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई शिपिंग कंपनी है, नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी है, इंडियन पोर्ट को छोड़ते समय वो टैक्स का कैलकुलेशन करके दे जाते हैं और उसका टैक्स रेट होता है 7.5%। ढंग से देखना, 7.5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट, 7.5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट, ये हमारी इनकम है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी है, उसने इंडिया से कुछ भी कमाया, या तो वो इंडियन पोर्ट से कुछ सामान, पैसेंजर, लाइव स्टॉक ले जा रहा हो आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट, या वो फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया से सामान, पैसेंजर या लाइव स्टॉक को ले आ रहा हो इन इंडिया, या तो वो पैसेंजर, लाइव स्टॉक और गुड्स को ले जा रहा हो इंडिया से आउटसाइड इंडिया, या तो वो एसएससी आउटसाइड इंडिया से वो गुड्स, पैसेंजर और लाइव स्टॉक को ले आ रहा हो इंडिया में। बात तो एक ही है, कमाना उसको इंडिया से है, कनेक्शन है इंडिया से।
तो कहा गया जितना भी वो कमाएगा इन चीज़ों से, जो वो ले जाएगा इंडिया से आउटसाइड इंडिया, जो वो ले आएगा आउटसाइड इंडिया से इंडिया, जितना भी वो कमाएगा उसकी एग्रीगेट अमाउंट का 7.5% उसकी इनकम मान ली जाएगी। 7.5% इनकम मान ली जाएगी। This section provides for computation of the PGBP of shipping carried on by non-resident to the extent they are chargeable to income tax in India. According to this, a sum equal to 7.5% of the aggregate of the following amounts. Aggregate of the following amounts. अब मैं उसको रेड करूंगा, वही दो चीजें जो इन इंडिया से मिला, जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लाने के बदले मिला, दोनों को जोड़ लो। Must be deemed to be the PGBP ऑफ शिपिंग चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है सर, समझ में आ गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर कोई नॉन रेसिडेंट कंपनी, नॉन रेसिडेंट है या शिपिंग कंपनी है, नॉन रेसिडेंट कंपनी है, अगर वो इंडियन पोर्ट से गुड्स, लाइव स्टॉक, पैसेंजर को आउटसाइड इंडिया ले जाती है, या वही नॉन रेसिडेंट कंपनी या नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से गुड्स, पैसेंजर या लाइव स्टॉक को इंडिया में ले आए, तो उसको इस अकाउंट में जितना भी मिलेगा दोनों को जोड़ लो, उन टोटल का 7.5% आप इनकम मान लोगे और उस इनकम पर इनकम टैक्स आप लगा दोगे, जो भी रेट अप्लीकेबल होगा नॉन रेसिडेंट पर या फिर फॉरेन कंपनी पर। ठीक, कौन से दो अमाउंट? मैंने दोनों अमाउंट बता दिए, यहां से वहां वाला और वहां से यहां वाला। जरा देखते हैं क्या लिखा है। द अमाउंट पेड और पेबल वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, टू द एसएससी, किसको? एसएससी को मिले। एसएससी मतलब नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी। टू द एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ कैरिज ऑफ पैसेंजर, लाइव स्टॉक, मेल और गुड्स शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया, शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया, शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया। कहां से जा रहा हो? इन इंडिया से जा रहा हो। नीचे लिखा हुआ है शिप्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। क्लियर है? The amount received or deemed to be received in India by the SSC himself or on any other person or on account of the carriages of the passenger, livestock, mail or goods shipped at any port outside India, that's it। कहने का मतलब ये दो चीज़ें हैं, दोनों को आपको ऐड करना है। नॉन रेसिडेंट या कोई फॉरेन कंपनी जो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनके इनकम का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल तरीके से किया गया है और वो मेंशन है सेक्शन 44B में। 44B ने कहा है कि ऐसे एसएससीज के लिए जितना भी टोटल आता है, चाहे वो गुड्स, कैरिजेस, लाइव स्टॉक और मेल को शिप्ड एट एनी पोर्ट इन इंडिया या शिप्ड एट एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, अगर आता है तो उस केस में आप उन दोनों के सम को टोटल कर लीजिए, उसका 7.5% आप उनकी टोटल इनकम मान लीजिए और उस टोटल इनकम पर टैक्स रेट जैसा केस हो उस पर चार्ज कर लीजिए। इज इट क्लियर? सेम यही चीज मैं कॉपी करने जा रहा हूं सेक्शन 44BBA में। अंतर यहां पर है कि अब ये बिजनेस शिप का नहीं है बल्कि बिजनेस एयरलाइन का है। सेक्शन 44BBA, स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द PGBP ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, एसएससी इज सेम, नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। पढ़ दूं जी। अ सम इक्वल टू 5%। अब यहां पर 7.5% था, लेकिन एयरलाइन के केस में यू हैव टू कंसीडर ओनली द 5% ऑफ दोज अमाउंट विच वी हैव कंसीडर्ड ऑलरेडी इन केस ऑफ शिपिंग बिजनेस। द थिंग इज सेम, दोनों के टोटल में कोई फर्क नहीं। आउटसाइड इंडिया से इंडिया में, इंडिया से आउटसाइड इंडिया, टोटल का 5% कर लो। एयरलाइन के केस में दिस इज योर टोटल इनकम एंड अप्लाई द टैक्स रेट ऑन दैट, यू विल गेट योर टैक्स अमाउंट। अच्छा, इसमें दोनों में फिर एक चीज लास्ट कॉमन दी है, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A आर अवेलेबल। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आर अवेलेबल, यानी जो अमाउंट ऑफ इनकम आएगी उस इनकम के अमाउंट में से आप चैप्टर 6A के डिडक्शन 80C से 80U अगर कोई आते हैं तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल इनकम आती है, टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अप्लाइज। दिया है मैंने दोनों सेक्शन में 44B एंड 44BBA दोनों केसेस में मैंने सेम दिया हुआ है। क्लियर है सर? आपने सेक्शन 44BB नहीं बताया। मैंने कहा बेटा ये सेक्शन अभी मैं नहीं बताऊंगा, इस सेक्शन को मैं 42 के साथ बताऊंगा।
तो हमें याद आ गया सर सेक्शन 42 और 44 बीबी में क्या होगा, ये मिनरल ऑयल से रिलेटेड, एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, प्रोस्पेक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑफ व्हाट, मिनरल ऑयल्स। क्लियर है, उससे रिलेटेड दोनों सेक्शंस हैं 42 एंड 44 बीबी, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। सर अब आप हमें क्या बताने जा रहे हैं बेटा, इस समय हम आपको बताने जा रहे हैं 44 ट्रिपल बी। क्या बताने जा रहे हैं, 44 बी बी बी, क्या बताने जा रहे हैं, सेक्शन 44 बी बी बी, सेम वही चीज कि आप पीजीबीपी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, केवल 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 जहां बीबीपी लिखा है वो कंपनी 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 होना चाहिए था, केवल फॉरेन कंपनी के केसेस में एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा इन सर्टेन टर्नकी पावर प्रोजेक्ट, टर्नकी पावर प्रोजेक्ट, okay, under this provision in the case of the foreign company engaged in business of civil construction or the business of erection of the plant, कोई अगर नॉन रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी मीन्स नॉन रेसिडेंट, अगर कोई फॉरेन कंपनी किस में इन्वॉल्व है, सिविल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, किस में इन्वॉल्व है, इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में इन्वॉल्व है, अच्छा यहाँ किस में इन्वॉल्व है, टेस्टिंग और कमिश्निंग देयर ऑफ इन कनेक्शन विद द टर्नकी पावर प्रोजेक्ट, यानी इन टोटलिटी वो सिविल कंस्ट्रक्शन ऐसा कर रही है जो टर्नकी पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वो प्लांट एंड मशीनरी ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो टर्नकी पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वो कुछ टेस्टिंग और कमिश्निंग का काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो टर्नकी पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। Approved by the central government of India in this behalf, a sum of 10% equal to 10% of the amount paid or payable to the said SSE। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो आपको पेमेंट भी नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही पेमेंट होगा, तो जितना भी आपको पेमेंट होगा या हुआ है उस टोटल का 10% आपका मान लिया जाएगा पीजीबीपी। क्लियर है, पीजीबीपी चैप्टर में टैक्स लग जाएगा, और हाँ चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको यहाँ भी मिल रही है, लेकिन 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 अगर एसएससी फॉरेन कंपनी कहती है कि मेरी तो इतनी इनकम नहीं है, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट कहती हैं कि मेरा इनकम लोअर देन 10% है, तो इसका मतलब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया। हाँ, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया है बेटा तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट ले आओ, अपनी टैक्स ऑडिट करवा कर ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 खास बात यह है, जितने भी केसेस इस सेक्शन में फॉल होते हैं, द असेसमेंट इन ऑल सच केसेस शैल बी डन बाय द एओ अंडर सेक्शन 143(3). स्क्रूटनी असेसमेंट में ऐसे केसेस फॉल होते हैं, यानी अगर 10% से कम अगर आप अपनी इनकम दिखाते हैं, टैक्स ऑडिट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में स्क्रूटनी के भी केसेस लग जाएंगे। ऑल द सच केसेस आर टू बी स्क्रूटनाइज्ड अंडर सेक्शन 143(3). ओके सर, एक चीज़ तो पक्का हो गई, सेक्शन 44B और सेक्शन 44BBA शिपिंग एयरलाइन 7.5% 5% हो गया। फॉरेन कंपनी इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी सब था, लेकिन अभी जो मैंने बताया सेक्शन 44BBB वो केवल और केवल टर्नकी पावर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व फॉरेन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट है तो जितना भी उनको अमाउंट पेड या पेबल होगा उस टोटल अमाउंट का 10% उनकी इनकम मान ली जाएगी पीजीबीपी में। लेकिन अगर ऐसे फॉरेन कंपनी कहती है नहीं बाबा मेरी इनकम तो कम है, तो आप कम पर टैक्स दो, हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, रिपोर्ट के साथ सबमिट करनी पड़ेगी। और हाँ, जो भी ऐसे केसेस आते हैं 10% से कम पर, 100% ऑफ दोज केसेस आर टू बी स्क्रूटनाइज्ड अंडर सेक्शन 143(3). सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं 143(3). तो बेटा सुनो ना, पहली बार जब आप असेसमेंट प्रोसीजर करोगे तो उसमें आप टाइप्स ऑफ असेसमेंट देखोगे। असेसमेंट प्रोसीजर का एक हिस्सा है ये हमारा सेक्शन 143(3). सर क्या होता है इसमें आपको नोटिस मिलती है और उस नोटिस के बाद आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स मांगी जाती हैं, उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है और उसके बाद आपका असेसमेंट होता है। यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन डिटेल अंडर चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर अंडर सेक्शन 143(3), 143(2) देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो सर आपने हमें अभी 3 सेक्शंस पढ़ाए, जो आपने 2 सेक्शन बताए ना 44B और 44BBA,
ये तो शिपिंग और एयरलाइन पर था। और जो आपने अभी बताया ना सेक्शन 44B वो तो हमारा टर्न की पावर प्रोजेक्ट केवल फॉरेन कंपनी से रिलेटेड था। जो आपने सेक्शन नहीं पढ़ाया ना, सेक्शन 44B और सेक्शन 42, ये आपने हमसे वादा किया है, वचन दिया है कि आप नेक्स्ट क्लास में हमको कवर करवाएंगे। आई एम ओके विद दैट। ओके, अब आते हैं सेक्शन 44DA। जरा देखा जाए क्या है ये सेक्शन 44DA। सर, आज हमें लगता है आपने हमें ज़रूरत से ज़्यादा ही सेक्शंस बता दिए। एक काम करिए ना, ये 4 सेक्शन आप हमें नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा ना। पहला 44DA, 44B, BB और 42, ये 3 सेक्शन, और लास्ट में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए, नेक्स्ट क्लास एक और लग जाएगी, और क्या एडवांस क्लास है, इसके बाद एक और लगेगी। अभी चिंता की बात क्या है, इसमें हम बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र वाला केस देखेंगे। नीचे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया केस है, मज़ा आएगा इसको देखने में। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं आपको सेक्शन 35CCA, सेक्शन 35CCD स्किल डेवलपमेंट समझ में आया था, 150% कंपनी SSC। सेक्शन 43A, सेक्शन 43CA, हाँ 44B, 44BBA, सेक्शन 44BBB। सर, इतने सेक्शंस आपने करवा लिए, इतने सेक्शंस आज हम लोगों ने देख लिए। बच्चे 4, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।